हेलो गाइस। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग ऑन अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट को लेके जो लैंडमार्क जजमेंट है जो कि है अरनेस कुमार का, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है जब कभी भी अरेस्ट किया जाता है। तो यहाँ तक कि पुलिस वाले और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों ही इस जजमेंट पे काफ़ी रिलाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो जजमेंट जो है अरनेस कुमार का उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइंस आया, फैक्ट्स ऑफ द केस ब्रीफ में देखेंगे कि क्या हुआ था, उसके बाद सारा चीज़ होगा। सो द वीडियो इज़ ऑल अबाउट अरनेस कुमार केस। ठीक है, विच इज़ वेरी मच फेमस इन द field of law regarding arrest, right? तो चलिए, and those who are watching the lecture for the first time, I have a disclaimer for you guys. Please play the video at the speed of 1.5x or more, right? ठीक है, वरना क्या होगा, आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेक्चर। ठीक है, हालांकि बोरिंग मैं होने नहीं दूंगा, बट जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो क्या है सर, बताइए मुझे, लिखिए मेरे साथ साथ। आज हम जो पढ़ेंगे भाई वो पढ़ेंगे लैंडमार्क जजमेंट। क्या पढ़ेंगे? लैंडमार्क जजमेंट। ऑन अरेस्ट। कौन कौन सा जजमेंट हम लोग अरेस्ट पे पढ़ चुके हैं? एक तो पढ़े थे, याद है, DK बासु का पढ़ चुके हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये याद है? जो नहीं देखे हैं पीछे वीडियो होगा, आप देख सकते हैं। ये था 1997 का था। अच्छा, दूसरा एक क्या था, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का था, है ना? ये कब का था? ये मुझे बताइएगा, मुझको याद नहीं है अब कि कब का था। डेट एक बार देख लीजिएगा। ये था शायद, ईयर था 1994 था ये मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लें, चेक कर लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। नाइनटीन 97 जोगिंदर कुमार कहाँ गया नीचे? 1994 है, 4 है। मैं क्या लिखा हूँ, 4 ही लिखा हूँ ना? सही लिखा हूँ, ठीक है। और आज जो पढ़ेंगे, सो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ साथ लिखो, अरनेस कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अरनेस कुमार का जजमेंट तो हर पुलिस वाला और हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मालूम होता है। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ साथ, अरनेस कुमार। तीसरा है अरनेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार 2014 का है केस है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हुआ। चलिए, ये है आपका केस। तो इसको अब मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। चलिए, क्या हुआ था अनिश कुमार? तो सबसे पहले लिखिए फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस।
फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखिए भाई, अर्नेस्ट कुमार was accused by his wife of harassment of harassment and dowry demands and अंडर ब्लू में लिखता हूँ, ठीक है, सेक्शन 498A IPC जो बात करता है क्रूएल्टी के बारे में, बात करता है क्या, क्रूएल्टी वाला बात करता था, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। दूसरा सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, अब देखो अर्नेस्ट कुमार होता क्या है कि ये है अर्नेस्ट कुमार और ये है उसकी वाइफ, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी वाइफ जो है इस पे केस करती है, ठीक है, बोलती है कि ये मुझको हैरेस कर रहा है, बार बार बोलता है दहेज चाहिए, मुझको दहेज चाहिए, ठीक है, और मुझ पे क्रूएल्टी किया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये मेन रहता है मुद्दा। तो ये 498A जो पहले का IPC हुआ करता था उसके तहत केस करती है और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी लग जाता है, समझ में आया। तो हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है और झगड़ा का मेन मुद्दा जो होता है, औरत जो वाइफ का कहना रहता है कि भैया ये मुझसे बार बार डाउरी वगैरह मांगता रहता है, ठीक है। तो दहेज के ही नाम पे इस पे केस किया जाता है, ठीक है, अर्नेस्ट कुमार पे, ठीक है, समझ में आया। ओके, एक सेकंड, ये चार्ज ख़त्म ना हो जाए, कहाँ गया। ओके, अब क्या, अब क्योंकि केस तो कर दी है ये इसकी वाइफ, इसको लगता है अब ये केस तो कर दी है, कंप्लेंट दे दी है, FIR लॉन्च वगैरह हो गया है, अब तब में पुलिस आके मुझको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है पुलिस। तो इससे पहले पुलिस मुझको अरेस्ट करे, क्योंकि ऑफेंस भी तुम्हारा थोड़ा सीरियस टाइप का था, तो ये क्या बोलता है, ये सोचता है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल ले आता हूँ, वरना मुझे अब तब में पुलिस वाला क्या कर देगा, मुझे अरेस्ट कर लेगा। तो ये क्या करता है, हिज एंटीसिपेटरी बेल was rejected, ठीक है, बाय द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सोचता है कि एंटीसिपेटरी बेल ले आता हूँ ताकि मुझको पुलिस वाले लोग अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोअर कोर्ट क्या करती है, इसके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देती है, समझ में आया। अच्छा, अब क्या होता है, अब लोअर कोर्ट रिजेक्ट कर दिया तो ये कहाँ जाएगा, हायर कोर्ट में जाएगा। ही अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये, arguing that police were making arrest without proper investigation और लीगल जस्टिफिकेशन।
और लीगल जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब समझो होता क्या है कि अखिलेश कुमार पे उसकी वाइफ केस करती है, बोलती है कि ये मुझे बार बार दहेज मांगता है, ठीक है, मुझ पे क्रुएल्टी कर रहा है वगैरह वगैरह, और 498 आईपीसी और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का लग जाता है उस पर। ये सोचता है अब तब में पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकता है, तो मैं जाता हूँ एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन लोअर कोर्ट उसका एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देता है। तो ऑब्वियसली अब जब लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया तो ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाता है और वहाँ पर ये आर्गूमेंट करता है कि भैया पुलिस लोग जो हैं वो बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ना कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मन मर्जी किया जा रहा है, समझे। तो ये था ब्रीफ ऑफ द केस, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब लीगल इशू क्या था आइए देखते हैं, ठीक है, ओके। अब मेन लीगल इशू ये हुआ, मेन लीगल इशू, मेन लीगल इश्यूज। इसमें क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, नहीं तो फिर पहला इशू क्या था। पहला इशू था भाई आर पुलिस मेकिंग, ये है हाँ, आर पुलिस मेकिंग arbitrary arrest under section 498A IPC, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन मुद्दा ये था कि जो पुलिस वाले जो लोग हैं वो क्या कंप्लेन, जैसे उनके पास एफआईआर रजिस्टर होता है 498A डाउरी, ठीक है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड का, ठीक है, 498 सेक्शन में जैसे ही केस रजिस्टर होता है तो क्या पुलिस वाले लोग सीधा जाके अरेस्ट कर ले रहे हैं क्या? पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि student police follow proper legal procedure under section 41 and 41A CRPC। अभी ये क्या हो चुका है सर, अभी ये क्या हो चुका है, ये अभी बन चुका है, मेरे साथ साथ ध्यान से देखिएगा, ये अभी पढ़ चुके हैं, ये अंडर सेक्शन 41 हो चुका है 35, और ये 41A जो था ये भी 35 के अंदर आ चुका है अब। तो यानी 35 लिखने से चल जाता, लेकिन चलिए स्पेसिफिकली 41A जो अभी क्या बन चुका है, ये 35(3) बन चुका है, ठीक है। क्या बन चुका है? 35 का 3 बन चुका है, BNSS, समझे। अब देखो, पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रहता है कि जो पुलिस वाले लोग जो भी उनके पास जो भी केस रजिस्टर हो रहा है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, ठीक है, 498 IPC का, उसमें क्या वो लोग बिना सोचे समझे अरेस्ट करने चले जा रहे हैं क्या एक्यूज्ड को? दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या पुलिस वाले को अरेस्ट करने से पहले 41 और 41A CRPC को फॉलो नहीं करना चाहिए? सर 41A क्या है? 41 मतलब सेक्शन 35 हम लोग जो पढ़ चुके हैं। क्या सर, क्या था सेक्शन 35? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। कैसे याद नहीं आ रहा है? याद नहीं है तुमको? सिप्स ऑर्डर, हाँ सर याद आ रहा है सिप्स ऑर्डर, हाँ, C फॉर कंप्लेन कॉग्निजेबल ऑफेंस याद आ रहा है, I फॉर इन्फॉर्मेशन अप टू 7 years और मोर देन 7 years, फिर P फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर याद आ रहा है, हाँ याद आ गया। तो 35 में क्या था कि कौन कौन से सिचुएशन में पुलिस वाले बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, याद है? और 35 का 3 क्या कहता था कि भैया अगर 35(1) में अगर अरेस्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है
तो नोटिस ऑफ अपेयरेंस देना पड़ेगा, याद है 35 का 3। जी सर बिल्कुल। तो वही बोल रहा है, क्या पुलिस वाले को सेक्शन 41 और 41 सीआरपीसी को फॉलो करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मेन मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि अब पुलिस वाला क्या कर रहा था ना, बिना सोचे समझे अरेस्ट करने पहुंच जा रहा था, जहाँ जहाँ पर भाई 498 का केस रजिस्टर हुआ, जाओ चलो अरेस्ट करने चलो, पहुंच जाओ, बिना नोटिस दिए, बिना इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए चले जाते थे। अब मुझे खुद समझाओ एक चीज़, सोचो, अब सोचो, आज के दिन आपको भी पता है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत होता है, ठीक है। मैं किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। आज के डेट में तो देखोगे दोनों ही एक दूसरे से ऊपर ही है, ठीक है। कोई किसी के बारे में मैं नहीं बोलता, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। अब देखिए हो क्या रहा है कि आज के डेट में डाइवोर्स केसेस तो बढ़ रहे हैं, आपको मालूम है। ऊपर से जो कांड आजकल निकल के आ रहा है, ठीक है, वो सब छोड़िए। मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर मान लो चाहे ये इस पे हैरेस कर रहा हो, हैरेस कर रही हो लड़की, या फिर ये हैरेस कर रहा हो लड़का, कोई भी कर सकता है, बोल नहीं सकते, ठीक है। अब चाहे हस्बैंड कर रहा हो और ठीक है, या फिर औरत कर रही हो, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा ये है कि भाई अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रहा है और कोई भी बंदा जाके आपको कंप्लेन दे रहा है पुलिस वाले के पास, ठीक है, हाँ, एफआईआर वगैरह दे रहा है आपके पास, तो भैया पुलिस वाले का ड्यूटी क्या बनता है? पुलिस वाले का ड्यूटी बनता है कि सबसे पहले ना थोड़ा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लिया जाए, थोड़ा देख लिया जाए मैटर क्या है, उसके बाद अरेस्ट करने जाओ। वाइफ जैसे ही आपको दे दी, हालांकि 498 है, लड़की ही केस कर सकती है क्रुएल्टी का, लड़का थोड़ी करेगा। तो अब क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, इसको पहले डिलीट करता हूँ फिर से, गंदा दिख रहा है, ठीक है चलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हस्बैंड है और ये है वाइफ, ठीक है, क्या बना दिया सर, ओके, ये है वाइफ, ठीक है, ये वाइफ है। मान लो दोनों का कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई वगैरह हुआ, ठीक है, दोनों का डिस्प्यूट हुआ आपस में। अब वाइफ चली गई पुलिस स्टेशन चली गई, ठीक है। और वाइफ जब पुलिस स्टेशन चली गई, कंप्लेन कर दी कि हस्बैंड मेरे को बहुत सताता है, मुझको मारता है, दहेज मांगता है, ठीक है, डाउरी वगैरह डिमांड करता है, ठीक है। पुलिस वाला जैसे ही केस ये सुना, केस रजिस्टर किया, सीधा चला गया हस्बैंड को अरेस्ट करने। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? मतलब आपको कैसे मालूम ये सच बोल रही है? मेरा मतलब समझे कि नहीं? आपको सबसे पहले, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपको सबसे पहले थोड़ा सा तो ऊपर ऊपर से इंक्वायरी कर लेना चाहिए ना कि कितना क्या सच है, तभी तो आपको अरेस्ट करने जाना चाहिए। आप सीधा क्या कंप्लेन रिसीव करते ही चले जाओगे क्या? दूसरी बात, अगर मान लो अरेस्ट भी करना है तो भैया आप उसको पहले बताओ कि आओ आपसे बात करना है कुछ, उसको नोटिस ऑफ अपीयरेंस दो 41A का सीआरपीसी का, जो 35(3) अभी हो चुका है, समझे कि नहीं? तो मेन दिक्कत ये था। तो अभी पुलिस वाले क्या करते थे, सीधा चले जाते थे अरेस्ट करने, बिना नोटिस दिए, बिना इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किए। तो मेन इशू ये आ रहा था, समझ में आया? ओके ठीक है सर, समझ गए। आगे बताइए, आगे क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग्स देखते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स, the Supreme Court strongly criticized the practice of routine arrest and made the following key rulings। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या किया, जो रूटीन प्रैक्टिस पुलिस वाले लोग फॉलो करते थे, पुलिस वाले लोग क्या करते थे ना, एक रूटीन प्रैक्टिस फॉलो करते थे, क्या? रूटीन अरेस्ट। जाओ भाई अरेस्ट कर लो, कुछ भी हुआ अरेस्ट कर लो, कुछ भी हुआ अरेस्ट कर लो। ये क्या मतलब हुआ भाई? हाँ,
आपके इसको रूटीन बना लियो क्या अरेस्ट करने का, कुछ भी कोई कंप्लेन आए चलेगा अरेस्ट करने, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसको क्रिटिसाइज़ किया कौन, सुप्रीम कोर्ट ने रूटीन अरेस्ट को क्रिटिसाइज़ किया बहुत, और बहुत सारा रूलिंग्स दिया, ठीक है, डिसीजन दिया, जजमेंट दिया। क्या क्या बोला, आइए लिखते हैं एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला चीज़ क्या बोला, सबसे पहला चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इसको रेड पेन से लिखेंगे अंदर का पॉइंट को। सबसे पहले उन्होंने कहा अरेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अरेस्ट जो है भाई वो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अरेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, ओके। अरेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, इसमें क्या पढ़े, पुलिस मस्ट नॉट अरेस्ट, पुलिस मस्ट नॉट अरेस्ट द एक्यूज्ड just because just because just because the offense is cognizable and non-bailable, just because just offense is cognizable and non-bailable, or just because the or or just because the arrest is lawful, ठीक है। इसका मतलब समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा भैया कि पुलिस को अरेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज मान लो कोई बंदा आया है और इन्फॉर्मेशन दिया, और ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया कि उससे पता चल रहा है कि ऑफेंस थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस है, मतलब कॉग्निजेबल है प्लस नॉन बेलेबल भी है, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जिससे लगता है कि हाँ अरेस्ट तो करना बनता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफेंस, क्योंकि कॉग्निजेबल है, सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस है, या फिर अरेस्ट लॉफुल अरेस्ट है, तो आपका ये नहीं कि आप चले गए सीधा अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। दे मस्ट assess whether it is necessary, ठीक है। सबसे पहले उनको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया ज़रूरी है क्या, अरेस्ट करना ज़रूरी है क्या। दे मस्ट असेस वेदर इट इज़ नेसेसरी। तो सबसे पहले क्या, अरेस्ट करना मैंडेटरी है कि नेसेसरी है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो ही आप उसको अरेस्ट करोगे। तो रूटीन अरेस्ट नहीं कर सकते, चले गए मुंह उठा के सीधा अरेस्ट करने के लिए, कोई भी कंप्लेन दिया, सीरियस काइंड ऑफ कंप्लेन भी दिया तो चले गए, ऐसा नहीं। तो भाई सबसे पहले अरेस्ट, द पुलिस मस्ट नॉट अरेस्ट द एक्यूज जस्ट बिकॉज द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और जस्ट बिकॉज द अरेस्ट इज लॉफुल। दे मस्ट असेस वेदर इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा ज़रूरी कितना है ये अरेस्ट करना, ठीक है। दूसरा चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्शन 41 CRPC मस्ट बी फॉलोड। भाई CRPC जो है फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 41। और अभी क्या हो चुका है, ये 35 हो चुका है, जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, याद है, सेक्शन 35 अच्छे से पढ़े हैं। तो क्या बोला इसमें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस मस्ट रिकॉर्ड वैलिड रीजंस फॉर अरेस्ट, बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक possibility
of accused fleeing, threatening witnesses। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, ये तो लग रहा पढ़ा पढ़ा, अभी याद दिलाता हूँ। हाँ सर, पढ़ा पढ़ा लग। डिस्ट्रॉइंग विटनेस एविडेंसेस, डिस्ट्रॉइंग एविडेंसेस। याद करो कौन सा सर, याद करो। सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 पढ़े थे, ठीक है। उसका बी क्लॉज पढ़े थे। बी का पार्ट 2 नंबर कंडीशन याद करो। एक कंडीशन क्या था? रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए, रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या था? 5 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। याद आ रहा है? तो ये वही कंडीशन है। ये सब कंडीशन फुलफिल होने से ही आप अरेस्ट करने जाओगे। तो वही बोल रहा है, द पुलिस मस्ट रिकॉर्ड द वैलिड रीजंस फॉर अरेस्ट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड फ्लिंग। एक्यूज्ड भाग ना जाए, कहीं वो डरा तो नहीं रहा है, कहीं वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है। सर एक बार बता दो ना, 35 का 1 का बी का 2 क्या था? चलिए दिखा देता हूँ। ये देखो सेकंड कंडीशन, ये है 2, इसको 1 यहाँ लिखो। ये है 2, 2 यही है, ये सब इसमें से है ना। फर्दर ऑफेंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस टैम्परिंग, थ्रेटनिंग विटनेसेस, वही तो है। अब देखो बी का 1 का 2 हुआ। जी सर, समझ में आ गया, ओके ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भैया 35 का 1 का बी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी चलेगा कि आप अरेस्ट करने चले जाओगे, ठीक है। लिखना पड़ेगा रीजंस, क्यों अरेस्ट करने जा रहे हो, वैलिड रीजंस बताओ। ठीक है सर, समझ गए। आगे बताइए, यहाँ लिख लो एटसेट्रा। 5 कंडीशन था ना। अच्छा, इसके बाद एक सेकेंड, लिखो तीसरा, लिखो तीसरा। बोलता है सेक्शन 41A CRPC, नोटिस इज मैंडेटरी। नोटिस इज मैंडेटरी। सर ये क्या बोला, आइए बताते हैं। फोर्टी वन कैसे लिखा हूँ मैं, रुकिए। 41A, ठीक है। ये क्या बोला सर, इसका मतलब बोला कि भैया, ये बोला कि अरेस्ट करने से पहले, आप अगर अरेस्ट करने जा रहे हो ना किसी बंदे को, तो अरेस्ट करने से पहले सबसे पहले उसको नोटिस भेजो, उस बंदे को, ठीक है। नोटिस भेजने के बाद ही आप अरेस्ट करने जाओ। सीधा आप मुंह उठा के चले गए अरेस्ट करने, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। उसको बुलाओ कि आ, तू नोटिस भेजो कि तू आ, पुलिस स्टेशन बात करना है तेरे से, ठीक है। उसको नोटिस भेजो अपीयर होने के लिए पुलिस स्टेशन, उसके बाद ही आप उसको अरेस्ट करो। ऐसे सीधा अरेस्ट करने मत चले जाओ, ठीक है। तो वही बोल रहा है सर। 41A CRPC अभी क्या बन चुका है, अभी बताया था, याद करो। ये बन चुका है सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 BNSS, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सेक्शन जो लिख रहा हूँ मैं। तो लिखो, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया बिफोर अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट करने से पहले द एक्यूज्ड शुड बी, द एक्यूज्ड शुड बी इशूड, द एक्यूज्ड शुड बी इशूड व्हाट, इशूड अ नोटिस। एक्यूज्ड को नोटिस इशू करेंगे टू अपीयर, अपीयर होने के लिए कि भैया आओ मिलो हमसे। एंड ओनली अरेस्ट इफ दे डोंट कंप्लाई, एंड देन ओनली अरेस्ट, एंड देन ओनली अरेस्ट, तभी आप उसको अरेस्ट करो। इफ दे डोंट कंप्लाई, इफ दे डोंट कंप्लाई। समझ में आ रहा है? जी सर, ठीक है। तो क्या बोला, अरेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस टू अपीयर भेजना पड़ेगा। बिफोर अरेस्ट नोटिस टू अपीयर आपको इशू करना पड़ेगा। अगर वो फिर भी नहीं आता है तभी आप अरेस्ट करने जाओ। अरेस्ट करने से पहले उसको नोटिस दो। नोटिस कौन सा सेक्शन में दोगे, पुराना वाला 41A, अभी क्या हो चुका है 35(3), ठीक है। चौथा क्या बोलता है पॉइंट, चौथा पॉइंट बोला भाई, बोला ठीक है मजिस्ट्रेट साहब, आपका भी तो कुछ काम बनता है कि नहीं।
कि पुलिस वाले लोग ठीक से काम कर रहे हैं, उसको भी तो देखोगे। हाँ सर बिल्कुल। तो लिखो मजिस्ट्रेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। मजिस्ट्रेट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भाई, बताओ मुझे क्या बनता है। मुझे बताओ, पुलिस वाला जब अरेस्ट करके लाता है, ये है पुलिस वाला, ये क्या करता है, अरेस्ट करके लाया, ये कौन है, ये मजिस्ट्रेट है। किसको अरेस्ट करके लाएगा, एक्यूज्ड को। मजिस्ट्रेट के पास लाएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको देखता है और उसको कहाँ भेज देता है, या फिर जुडिशल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी, है ना। तो जब जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट उसको भेजेगा, हाँ, फॉरवर्ड होने के बाद तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले चेक करेगा कि पुलिस वाले लोग ये सारी चीज़ को फॉलो किए कि नहीं, जो अरनेश कुमार का गाइडलाइंस है सब फॉलो किए कि नहीं, अरेस्ट से पहले नोटिस दिए थे क्या, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था क्या, हाँ, रीजंस लिखे हैं क्या। तो ये सारा चीज़ देखेगा, ठीक है। और उसी के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस एक्यूज को या फिर जुडिशल कस्टडी भेजेगा या फिर पुलिस कस्टडी भेजेगा। समझ में आया, ओके, समझ गए सर। तो ये बोला तो मजिस्ट्रेट के ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि नहीं सर। अगर मान लो फॉलो अगर नहीं किए हैं तो लोन डिटेंशन, तो भाई नहीं भेजेंगे जुडिशल कस्टडी पुलिस कस्टडी, ठीक है, बेल पे छोड़ देंगे। ओ माय गॉड, समझे। तो वही है, लिखो लिखो लिखो, समझ गए सर, समझ गए। तो लिखो magistrates must check whether police followed the law before approving remand, रिमांड अप्रूव करने से पहले, और फर्दर डिटेंशन। तो रिमांड अप्रूव करने से पहले या फिर फर्दर डिटेंशन से पहले मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि उसको जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी भेजने से पहले ये चेक करेगा कि इन्होंने लॉ को फॉलो किया था कि नहीं, कि इन्होंने भाई पुलिस वालों ने, ठीक है। इसके अलावा क्या, they cannot mechanically send people to jail। पुलिस वाले लोग ऐसे ही अपने मैकेनिकल तौर पे जेल नहीं भेज सकते, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया गया कि अगर पुलिस वाला लेके आ रहा है कोई सा भी बंदे को, तो आप देखिए अरनेश कुमार का गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसी के बाद आप उसको डिटेंशन के लिए भेजिए, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी। यहाँ पर लिख लो भाई, फर्दर डिटेंशन मतलब ये वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, जुडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, ठीक है। आगे बताओ, आगे है 5। अगर मान लो पुलिस वाले लोग अगर नहीं फॉलो किए तो क्या होगा सर, कांड हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है। अगर मान लो पुलिस वाले लोग ढीठ रह गए और नहीं किए फॉलो, तो क्या होगा, बवाल हो जाएगा। लिखो क्या होगा, क्या होगा, लिखो अरेस्ट्स विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए विल बी कंसीडर्ड इलीगल, ठीक है। उसको इलीगल माना जाएगा। आप उसको जो अरेस्ट किए हो ना भाई, वो इलीगल अरेस्ट माना जाएगा। ओ माय गॉड, द अरेस्ट विल बी इलीगल अरेस्ट। अच्छा, दूसरी बात क्या सर, दूसरी बात, द पुलिस ऑफिसर जो है, द पुलिस ऑफिसर में फेस, द पुलिस ऑफिसर में फेस,
डिसिप्लिनरी एक्शन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर जो होगा भाई डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करेगा, तो उनके अगेंस्ट में अलग से प्रोसीडिंग चलने लगेगा। ठीक है, अगर उन्होंने इसको फॉलो अगर नहीं किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। पुलिस ऑफिसर में क्या फेस कर सकते हैं वो, डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगा, या फिर इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, हुआ ये 5 गाइडलाइंस है। इसके अलावा ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट 5 गाइडलाइंस था। इसके अलावा एडिशनल इंसाइट्स लिखो, कुछ एडिशनल पॉइंट्स। एडिशनल इंसाइट्स, सबसे पहला ये क्या सर, द रूलिंग इज नॉट ओनली, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब इस केस को लेकर, द रूलिंग इज नॉट ओनली फॉर सेक्शन 498A IPC। ठीक है, इट अप्लाइज टू ऑल offenses punishable with up to 7 years of imprisonment। मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बोल रहे हैं ये जो रूलिंग है सिर्फ नॉट ओनली फॉर 498 IPC, ये जो रूलिंग है सिर्फ 498 IPC सेक्शन के लिए नहीं हुआ, ये मतलब ये जो जजमेंट आया सिर्फ सेक्शन 498 IPC के लिए नहीं आया, मतलब जो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड है डाउरी डेथ के लिए, हाँ डाउरी के लिए, उसके लिए नहीं आया कि अगर कोई बंदा 498A में अगर एक्यूज साबित होता है तो उसके लिए नहीं है ये, बल्कि अप्लाइज टू ऑल ऑफेंसेस। और किस पे अप्लाई होता है, जो कि पनिशेबल विथ 7 years इम्प्रिजनमेंट, जिस ऑफेंस में पनिशमेंट अगर 7 साल तक का है ना, उस ऑफेंस में ये सारा रूलिंग्स लग जाएगा। यानी अर्नेस कुमार का ये जो जजमेंट आया किस किस ऑफेंस में लगेगा, तो ऐसे ऑफेंसेस में जहाँ पर पनिशमेंट आपका 7 साल तक का दिया गया है। ओ माय गॉड, 7 साल से ज़्यादा है तो नहीं लगेगा, 7 साल तक में ये लगेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो लिख लीजिए। और 498A मतलब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में तो लगेगा ही, साथ में ऐसे ऑफेंसेस में भी लगेगा जिसमें 7 साल तक का पनिशमेंट है। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, इसका डायग्राम अगर बना दूँ, बना ही देते हैं। तो दिस जजमेंट अप्लाइज टू, पहला है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, दूसरा है ऑफेंसेस पनिशेबल विथ अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये है तुम्हारा, इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में लगेगा और जिसमें 7 साल तक का पनिशमेंट है उसमें भी लगेगा। समझ में आ गया? तो ये है तुम्हारा
एडिशनल पॉइंट इसमें ये था। ठीक है सर, और कुछ है क्या? और भी है भाई, बता रहा हूँ, टेंशन काहे लेते हो। लिखो इसके अलावा और क्या पॉइंट। इसके अलावा और एक पॉइंट है कि इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम unnecessary harassment एंड जेल। अननेसेसरी हैरेस होते थे ना भाई, जेल में भी जाते थे। स्पेशली कब? स्पेशली इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जितने भी मैट्रिमोनियल शादीशुदा वाले झगड़े होते थे उस केस में हैरेसमेंट होता था, हस्बैंड पे सीधा वो जेल जाते थे, समझे। विच आर ऑफन इमोशनली एंड सोशली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि इमोशनली और सोशली थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। अच्छा, इसके अलावा रीइंफोर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो जजमेंट था क्या किया? रीइंफोर्स किया क्या? द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो बात करता है क्या तुम्हारा? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिगार्डिंग द अरनेश कुमार। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये था। ठीक है, ये सब पॉइंट्स को लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये जजमेंट आने के बाद हुआ क्या, why this judgment matters, why this judgment matters। इधर लिखे बिफोर अरनेश कुमार, इधर लिखिए आफ्टर अरनेश कुमार। पहले क्या होता था, पुलिस मेड अरेस्ट किया करती थी, कैसे? विदाउट, ये विदाउट का शॉर्टकट है, हाँ, इन्वेस्टिगेशन, बिना इन्वेस्टिगेशन किए अरेस्ट किया कर लिया करती थी। ठीक है, अभी क्या है भाई, अभी कर सकती है क्या अरनेश कुमार के बाद? नहीं, अरेस्ट ओनली आफ्टर इंक्वायरी करना पड़ेगा भाई, एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन, और जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों कर रहे हो, एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन। समझ में आया? ओके। दूसरा, पहले क्या होता था, मिसयूज ऑफ 498 ए आईपीसी 498 ए को मिसयूज़ किया जाता था, जो कि कॉमन था, वॉज कॉमन। अभी क्या हो चुका है, पुलिस मस्ट फॉलो द लीगल सेफगार्ड्स, जो लीगल सेफगार्ड्स होते हैं पुलिस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या क्या होता था कि मजिस्ट्रेट जो रहता था, मजिस्ट्रेट ऑफन
अप्रूव्ड रिमांड। रिमांड जो होता था ना, पुलिस रिमांड, उसको बिना देखे सोचे समझे ब्लाइंडली क्या कर देता था पुलिस, मजिस्ट्रेट क्या कर देता था, अप्रूव कर देता था। अब मजिस्ट्रेट बिना देखे सोचे समझे अप्रूव कर लेगा क्या? बिना चेकलिस्ट को देखे। बहुत सारा चेकलिस्ट दिया गया ना कि नोटिस दिए थे कि नहीं, हाँ, रीजंस रिकॉर्ड किए हो कि नहीं, 7 साल से कम का ऑफेंस में ये सब करना है, समझ में आया कि नहीं, बहुत सारा चेकलिस्ट है। ओके, तो वो सब देने के बाद ही मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको फर्दर डिटेंशन देगा। तो अब क्या है, मजिस्ट्रेट नाउ मस्ट इंश्योर अरेस्ट वाज मस्ट इंश्योर व्हाट, अरेस्ट वाज लीगल। ठीक है, ये इंश्योर उसको करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ हुआ बदलाव। ठीक है, तो अब कंक्लूज़न लिखते हैं। चलो कंक्लूज़न लिख देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। कंक्लूज़न, द अरनेश कुमार जजमेंट is protective shield against, ये एक क्या है, शील्ड है, एक क्या है, शील्ड को क्या बोलते हैं भाई, अब हिंदी या वर्ड याद नहीं आ रहा। अगेंस्ट मिसयूज ऑफ लॉ, अगेंस्ट मिसयूज ऑफ लॉ, याद है वो कैप्टन अमेरिका जो रखता है उसका ढाल, हाँ, तो ये एक शील्ड है। अगर लॉ को मिसयूज कर रहा है तो ये आपको हेल्प करेगा। प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ लॉ, ensuring that innocent people are not jailed without cause। दूसरा, पुलिस वर्क रेस्पॉन्सिबली एंड ट्रांसपेरेंटली। थर्ड, the courts uphold personal liberty। It reminds us that in Indian criminal law, bail is the rule and jail is the exception। तो हमको ये क्या प्रिंसिपल, क्या क्रिमिनल लॉ को हम लोग को ये बता रहा है, क्या सजेस्ट रिमाइंड याद दिला रहा है कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जेल में दिया जा सकता है और बेल हमारा अधिकार है। ठीक है, चलिए यहाँ कब ख़त्म होता है अरनेश कुमार का जजमेंट। अच्छे से, आई होप आपने लिख लिया होगा और इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा इम्पॉर्टेंट जजमेंट। सर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। बताऊँ, फिर से बोलो मेरे साथ, पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, अरेस्ट होने के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 5 सेक्शंस हैं टोटल। ठीक है, देख लेंगे, आने से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए याद, नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए
और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी बढ़ाओ, ट्रेंडिंग में डालो। ठीक है, चलिए बाय।